कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। देखिए, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उनको दो ब्रॉड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। या तो वो ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन होते हैं या वो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब सबसे पहले बात आती है, देखिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कि हम ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं अपने बिजनेस में कि भैया हमारा ये ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का है या हमारा ये ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर का है, तो व्हाई, क्यों करना चाहिए ऐसा? भाई बिजनेस में खर्चा हुआ, चाहे कैपिटल नेचर हुआ चाहे रेवेन्यू नेचर हुआ, लेकिन बिजनेस अकाउंटिंग क्या बोलती है? यू मस्ट क्लासिफाई योर आइटम्स इन टू बेसिक कैटेगरीज। आपने जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है, क्या वो कैपिटल नेचर की कैटेगरी में आ रहा है या वो रेवेन्यू नेचर की कैटेगरी में आ रहा है? तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, कि व्हाई वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर द ट्रांजैक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर और इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। दो बेसिक रीजन बताए गए हैं जिन रीजंस की वजह से मुझे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करना पड़ता है कि वो रेवेन्यू है या वो कैपिटल है। अब दो रीजन क्या है? देखो क्या होता है, आप जब भी कोई बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। बिजनेस करने का ऑब्जेक्ट दो है। आप जो ये बिजनेस करते हो या जो हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, एक टू नो प्रॉफिट और लॉस। भाई हमने जो भी बिजनेस किया या हमने जो भी काम किया, उसकी वजह से हमने क्या प्रॉफिट या लॉस कमाया, एक तो ये जानना हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। और दूसरा, हमारे बिजनेस के पास क्या क्या असेट्स या लायबिलिटीज चल रही हैं। तो आप जब भी अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, तो आपके पास दो बेसिक ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला प्रॉफिट और लॉस को जानना, और दूसरा एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास क्या असेट और क्या लायबिलिटी है। और इन दोनों ऑब्जेक्ट को तभी पूरा कर पाओगे जब आप अपने ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर को ढूंढ पाओगे। यानी अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू और कैपिटल में बांटना, इन दो बातों के लिए जरूरी है जो हमारी अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमें जानना होता है कि हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या आया, और हमें साथ में यह भी जानना होता है कि ईयर एंड पर हमारे पास कितनी असेट्स हैं या हमारे ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। इनको जानने के लिए हमें दो बातों पर चर्चा करनी होती है। पहला रेवेन्यू नेचर, दूसरा कैपिटल नेचर। आओ अब जरा अगर मैं एक बहुत सिंपल सी भाषा में बात करूं, तो रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब क्या होता है, सुनना बहुत ध्यान से, अगर बहुत सिंपल भाषा में बोले। देखो, कैपिटल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मोर देन 1 ईयर होता है। यानी अगर मैं कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जिसको करने की वजह से मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म आने वाला है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को मैं कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन बोलता हूं। या अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक आएगा,
उन सभी ट्रांजैक्शंस को मैं कैपिटल नेचर बोलूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग बनवाई। अब मुझे ये बताओ, इस बिल्डिंग का बेनिफिट मुझे एक बार मिलेगा या कई अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा? मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो ये वो खर्चे हैं जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात? लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब इनका जो बेनिफिट आप अराइज करोगे वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड करोगे। इसीलिए इन खर्चों को कैपिटल नेचर कहा जाता है, सॉरी, इन ट्रांजैक्शंस को कैपिटल नेचर कहा जाता है। यानी अगर मैं बात करूं तो मैं एक शब्द में अगर बोलूं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब इन ट्रांजैक्शन की भी फिर दो कैटेगरी बनी। एक, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स, आप केवल समझो, और एक कैपिटल नेचर की रिसीट्स। फिर आप जब इन नोट्स को पढ़ोगे, नोट्स को अगर राइट डाउन करोगे तो आपको मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं सब क्लियर हो जाएंगी। अब मेरी बात फिर सुनना, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब हो गया मोर देन 12 मंथ, या मैं ऐसे बोलूं कि एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा पीरियड तक मुझे उनका बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन में करता हूं, या तो ये एक्सपेंडिचर का नेचर हो सकते हैं या ये रिसीट्स के नेचर के हो सकते हैं। यानी या तो ये क्या हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, या ये मेरे पास कोई कैपिटल रिसीट्स हो सकती हैं। आओ, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जिनका बेनिफिट या जिनका इफेक्ट उसी अकाउंटिंग पीरियड में हो गया, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है इनका। शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। आइएगा, मुझे ये बताओ, मैंने एक बिल्डिंग प्रीमाइसेस को किराए पर लिया और उसका किराया पे किया। मुझे बताओ, क्या मैंने जो किराया पे किया, क्या मैं बार बार बेनिफिट पाने के लिए किराया पे करूंगा, या एक बार किराया दे दिया और बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहेगा? या जब जब मुझे उसका बेनिफिट उठाना है तब तब मुझे किराया देना पड़ेगा? अगर मुझे लगता है मुझे 5 महीने तक बेनिफिट उठाना है तो 5 महीने का किराया, साल भर बेनिफिट उठाना है तो साल भर का किराया। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, बिल्कुल। रेवेन्यू, पहले इनके मीनिंग समझो। रेवेन्यू नेचर आपको, मेरे अकॉर्डिंग आपको हर चीज पता है, ये आप बचपन से करते आ रहे हो कैपिटल रेवेन्यू, बट मैं आपको इसकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं। तो रेवेन्यू नेचर में मैं उन आइटम्स को या उन ट्रांजैक्शन को लूंगा जिनका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा। मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है, सैलरी पे की तो इसका मतलब मैंने उससे बेनिफिट लिया, उसको सैलरी दे दी। अब जब तक मुझे उससे बेनिफिट लेना है तब तक मुझे उसको सैलरी देनी पड़ेगी। मैं अगर उससे 10 साल तक बेनिफिट लेना चाहता हूं तो मुझे उसे 10 साल सैलरी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की बात करूं तो उसने मुझे उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट दिया, मैंने उसके बदले में उसे सैलरी दे दी, तो उसकी सैलरी के बदले में मुझे एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिला, जो बेनिफिट पर्टिकुलरली एक अकाउंटिंग पीरियड का होता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये भी दो तरह के होंगे, या तो ये एक्सपेंसेस होंगे या ये रिसीट्स होंगी। तो मेरी बात समझ आई? 3 बातें मैंने आपको बता दी। रूल नंबर 1, मुझे अपने बिजनेस में इन ट्रांजैक्शन को, कैपिटल और रेवेन्यू को अलग अलग करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस जान सकूं, और मैं अपने बिजनेस की असेट और लाइबिलिटीज के बारे में पता लगा सकूं। इसलिए मुझे ये जरूरी है कि मुझे अपने बिजनेस के कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को ढूंढना होगा। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस का मतलब है ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, यानी जिनका बेनिफिट आप मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक लेते हो। उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन।
कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन में दो बातें आ जाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स। नाउ इन द सेम मैनर, अगर हम कोई भी ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म है, जिसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म है, व्हाट डज इट मीन, जिसका बेनिफिट या जिस ट्रांजैक्शन का जो इंपैक्ट है वो केवल एक अकाउंटिंग पीरियड तक रहेगा, तो उन खर्चों को हम उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और ये जो रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन है ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। तो आइएगा अब जरा अपन बात करते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स के बारे में। पहले हम केवल एक्सपेंडिचर टर्म की बात करते हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। देखो, सबसे पहले कैपिटल और रेवेन्यू शब्द में जाने से पहले आपको यह समझना होगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? हाँ, डेफिनेशन देखो, अगर मैं पूछूं व्हाट इज एक्सपेंडिचर तो आपको उसको डिफाइन करना आना चाहिए अकाउंटिंग टर्म्स में। तो मैं क्या बोलूंगा, अमाउंट स्पेंट टू गेट समथिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए मुझे जो अमाउंट देना पड़ रहा है वो एक्सपेंडिचर है। मान लो मैं एक मशीन पाना चाहता हूं, मुझे देना पड़ेगा कुछ। मैं एक एम्प्लॉय से सर्विसेज चाहता हूं, मुझे उसको देना पड़ेगा कुछ अमाउंट। तो एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया वो अमाउंट जो आप स्पेंड करोगे टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए आप जब कुछ दोगे तो उसे आप क्या बोलते हो, एक्सपेंडिचर बोलते हो। नाउ अब पाऊंगा क्या, उस हिसाब से वो खर्चा कैपिटल नेचर बनेगा या उस हिसाब से वो खर्चा रेवेन्यू नेचर बनेगा। आओ अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं वो सुनना। जब मैंने पाया अगर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है या उसका बेनिफिट मुझे मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, तो मैंने जो दिया वो खर्चा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कहलाएगा। देखो कितना आसान हो गया समझना। वापस सुनना, पहले आपने रेवेन्यू और कैपिटल का मीनिंग समझा, अब इसके साथ वर्ड जोड़ दिया मैंने एक्सपेंडिचर, यानी मैं क्या दूंगा और मैं क्या लूंगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं जो लूंगा या तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट की चीज होगी या वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट की चीज होगी। तो अगर मैंने दिया उसके बदले में जो मेरे पास आया, अगर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो हो गया कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, और अगर उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट है तो वो हो गया रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको सेवरल ईयर्स तक मिलेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब ही यही है, जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर तक मिलेगा, तो वो खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे खर्चे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि आप पहले बेसिक डेफिनेशन समझो कि आपने जो खर्चा किया उसके बदले में कुछ आया। अब समथिंग यू गेट, जो आपने पाया उसका इफेक्ट देखो। अगर उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, यानी मोर देन 1 ईयर तक आपको उसका इफेक्ट मिल रहा है, तो आपने वो जो खर्चा किया वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन अगर आपने जो खर्चा किया उसका जो बेनिफिट या उसका जो आपको क्या मिल रहा है, उसका जो रिएक्शन आपको मिल रहा है, उसका केवल शॉर्ट टर्म इफेक्ट है आपके पास, केवल मोर विद इन 12 मंथ ही उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, कोई असेट एक्वायर कर रहे हो आप, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, बताइए मुझे, अगर मैंने कोई भी असेट एक्वायर की है तो क्या आपको लगता है उस असेट का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा? यस सर। तो इसका मतलब ये सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चले गए।
आइएगा, मैंने क्या किया, ये मेरा एक क्लासरूम है, ध्यान से समझना। इस क्लासरूम की जो कैपेसिटी है वो 40 बच्चा है। मैंने अब क्या किया, ये जो ऐसे दो क्लासरूम मेरे पास थे जिनकी कैपेसिटी 40-40 थी, इस दीवार को हटा दिया। क्या होगा बताओ? 80। कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। क्या आपको लगता है अगर कैपेसिटी इंक्रीज हुई तो मेरे फायदे बढ़ेंगे? पहले मुझे इस क्लास को अलग पढ़ाना पड़ता था, इस क्लास को अलग पढ़ाना पड़ता था, सेम टॉपिक 2 बार पढ़ा रहा हूं। मैंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए खर्चा कर दिया और इस पूरे को एक बना दिया ताकि दोनों को मैं एक ही टाइम पर पढ़ा सकूं। क्या आपको लगता है इसका बेनिफिट केवल एक ही बार मिलेगा मुझे? नो सर। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक मैंने कोई असेट एक्वायर की उसका खर्चा, एक कोई भी खर्चा जिससे मैंने अपने उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है मेरी। क्यों? क्योंकि मैं अब उस एक, और जानते हो वो जो 1 आवर फ्री होगा मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूं। तो अगर आपकी क्या हो रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो सारे खर्चे भी आपके कैपिटल नेचर के खर्चे कहलाएंगे। सर कैपेसिटी और अर्निंग एफिशिएंसी। चलूं आगे? नहीं सर, आपने इसके साथ एक और टर्म बोला ना, क्या बोला था? एफिशिएंसी बोला मैंने, दो ही बातें बोली हैं। एक तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एक कैपेसिटी इंक्रीज हो। भाई आप समझो, मैंने कोई भी खर्चा किया जिसकी वजह से, मेन तो बात है कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ेगी तो मैं अब इस एक क्लासरूम में 80 बच्चों को एक साथ पढ़ाऊंगा, तो मेरी अर्निंग्स बढ़ेगी ना, क्योंकि मेरा 1 आवर फ्री हो जाएगा। हाँ। समझ रहे हो? पहले 1 आवर इस क्लासरूम में जाता था, 1 आवर इस क्लासरूम में जाता था, सेम टॉपिक पढ़ा रहा था, दोनों क्लासरूम को मर्ज कर दिया, कैपेसिटी बढ़ाई, तो मेरे पास फायदा ये हो गया कि अब जो काम 2 घंटे में होता था वो काम 1 घंटे में ही हो। 1 घंटे में। तो ये मैंने ये जो खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। एक्सटेंशन करना, वो भी बेसिकली यही होता है, कैपेसिटी को बढ़ाना या एक्सटेंड कर देना या ओके सर। इंप्रूवमेंट करना। इंप्रूवमेंट इस तरह से करना कि जानते हो उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। मैंने इस रूम को एक्सटेंड ही तो किया, अगर इस दीवार को तोड़ दिया तो मैंने इस क्लासरूम को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, कैपिटल एक्सटेंड। नेचर खर्चा। इंप्रूवमेंट ला दिया अपने टेक्निक में, और इंप्रूवमेंट किया उसकी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। मैंने क्या किया, जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरी एक शॉप है फोटोकॉपी की। अब मैंने यहां पर बहुत ऑटोमेटिक मशीनें लगा दी। क्या लगता है आपको इन मशीनों को लगाने की वजह से मेरे अर्निंग कैपेसिटी में इंप्रूव हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, तो होगा। सारे खर्चे मेरे कैपिटल नेचर में आएंगे। और रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या हो गया? सर शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म, या मैं बोलूं कि जिनका बेनिफिट मुझे उसी अकाउंट विद इन में मिलेगा। जैसे मेरे जितने भी नॉर्मल कोर्स के खर्चे होते हैं, नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब जितने भी मेरे फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हो रहे हैं, जितने भी मेरे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो रहे हैं, जितने भी मेरे सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो रहे हैं, वो सब नॉर्मल बिजनेस खर्चे हैं। उनका बेनिफिट आज मैंने खर्चा किया और मुझे आज उसका बेनिफिट मिल गया, तो वो रेवेन्यू नेचर खर्चा कहलाएगा। ठीक है, या मैं ऐसे बोलूं, एक्सपेंसेस विच आर कंज्यूम्ड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मैंने रेंट पे किया और रेंट के बदले में आज उसका बेनिफिट उठा लिया, खत्म हो गया। अब अगर मुझे अगले साल वापस बेनिफिट उठाना है तो अगले साल मुझे दोबारा रेंट पे करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे खर्चे जिनके बेनिफिट का कंजम्पशन उसी अकाउंटिंग पीरियड में कर लिया, उनको मैं बोलूंगा रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स।
एक और नाम है डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब आप अपना कोई भी बिजनेस रन करते हो ना, उस बिजनेस को रन करते समय आपके कई ऐसे खर्चे होते हैं जो आपकी डेली रूटीन की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे परचेजेस ऑफ मटेरियल हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, मटेरियल परचेज किया आपने, ये आपका डे टू डे रूटीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया, मतलब वो खर्चे जो आपके बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, उन सभी खर्चों को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर खर्चे बोलते हैं। नाउ अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर बात करें। जितने भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं उन्हें बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाता है, और जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें ट्रेडिंग या पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर आपका या तो ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा या वो आपके पी&एल अकाउंट से रिलेटेड होगा। बताओ सर, सैलरी देना भी रेवेन्यू होगा? बिल्कुल, सैलरी देना रेवेन्यू है, क्योंकि आप सैलरी दोगे और उसका बेनिफिट तुरंत मिल जाएगा। आपको जब जब उसका बेनिफिट लेना है तब तब खर्च करना पड़ेगा। और बोलो। ओके सर। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अब इन्हीं दो चीजों को रिसीट्स पर ले जाओ, कैपिटल नेचर की रिसीट्स और रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स। बताओ कैपिटल नेचर की रिसीट्स को हम क्या बोलेंगे? अब मेरी बात सुनना, कैपिटल नेचर की रिसीट्स का मतलब बेसिकली जो लिया जाता है वो लिया जाता है कि ऐसी जो कि नॉन फ्रीक्वेंट इन नेचर है। नॉन फ्रीक्वेंट, सारे क्वेश्चन कर सकते हो अगर आज केवल मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हो तो। नॉन फ्रीक्वेंट नेचर का मतलब है कभी कभार मिलेगी ऐसी रिसीट्स आपको, बार बार नहीं मिलेगी आपको, एनुअल बेसिस पर नहीं कमाओगे आप ऐसी रिसीट्स। यहां पर थोड़ा सा अलग इंपैक्ट में सोचना होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे? मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब है रिसीट्स एक ही बार मिलेगी आपको, बार बार नहीं मिल रही है। इसलिए कैपिटल नेचर की रिसीट्स को मैं बोलता हूं नॉन फ्रीक्वेंट नेचर। जैसे मान लो मैं आपसे बात करूं गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने आपको कोई पैसा, कोई सब्सिडी, कोई ग्रांट दी, क्या गवर्नमेंट आपको हर साल पैसा देगी क्या? नहीं, केवल कुछ इनिशियल स्टेज पर या गवर्नमेंट की कुछ कंडीशन को पूरा करने पर आपको इनिशियल लेवल पर ग्रांट मिल रही है। आपने एक शब्द पढ़ा था एनपीओ में, लीगेसी। जब आपको विल के अकॉर्डिंग कोई बात मिलती है, तो कुछ प्रॉपर्टी मिल रही है, कुछ पैसा मिल रहा है, तो क्या है बार बार मिलेगा आपको? या समझ रहे हो, एक ही बार मिलेगा। तो वो पैसा कैपिटल नेचर का कहलाता है। लोन्स रेज्ड, आपने लोन लिए, नॉन फ्रिक्वेंट है, आप हर साल लोन नहीं लेते हो, वन टाइम टू टाइम लोन लेते हो, नॉन फ्रिक्वेंट नेचर से पैसा आ रहा है। तो जब भी आपके पास पैसा उस नॉन फ्रीक्वेंट नेचर की वजह से आएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल नेचर की रिसीट्स कहलाएगा। बताओ कौन डिफाइन कर सकता है? रेवेन्यू नेचर की रिसीट से क्या मतलब है? एनुअल नेचर। सर, जैसे कमीशन रिसीव। बिल्कुल, या नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी।
मैं अपना जो डेली रूटीन का बिजनेस कर रहा हूं, जिसमें मैं लगा हुआ हूं, है ना, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जब भी मुझे कुछ इनकम हो रही है तो वो मेरी रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है। जैसे सेल ऑफ गुड्स, माल बेचना मेरा रेगुलर का काम है, एनुअल नेचर है मेरा, तो वो जो रेवेन्यू मुझे मिल रही है वो मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू नेचर। इंटरेस्ट की इनकम हो गई, कमीशन की इनकम हो गई, ठीक है। तो यानी ऐसी रिसीट्स जो कि मेरे पास एनुअल नेचर के बेसिस पर आती हैं, या वो रिसीट्स जो कि मेरे बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू जनरेट होती हैं, उन सभी को मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स बोलूंगा। ट्रीटमेंट, कैपिटल नेचर की रिसीट्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, और रेवेन्यू नेचर की जाएगी P&L के क्रेडिट साइड में। ये लो, मैंने आपको 4 पॉइंट समझा दिए, बताओ आसान है कि नहीं है। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड हमने 2 बातें पढ़ ली, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक कैपिटल रिसीट्स वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स। बताओ कुछ पूछना है इसमें? सर हाँ जी बोलो। सर मेरे को ये कल के पेपर के बारे में कुछ पूछना था। वो मैं बता दूंगा एक बार, 1 मिनट पहले मेरा एक बार ये टॉपिक समझ जाए फिर मैं बता देता हूँ, है ना। ओके सर। हाँ बोलो, क्या यहां तक की बात क्लियर है, चारों बातें? सर चलो, ये एनुअल नेचर और ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में फर्क क्या है? एक ही है, फर्क कहाँ है, तभी तो ऑब्लिक लगा के लिखा मैंने। मैं ये बोल रहा हूं कि जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से आपको पैसा मिलेगा वो सब रेवेन्यू नेचर का पैसा होता है, चाहे मैं उसे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी बोल दूं, चाहे मैं उसे एनुअल अमाउंट बोल दूं। आपको माल बेचोगे तो पैसा मिलेगा, मुझे बताओ माल बेचना आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है कि नहीं है? यस सर, डेली कोर्स। क्या वो एनुअल नेचर की भी एक्टिविटी है? तो ये दोनों तो एक यस ही सर। चीज है, बस वो तो उसको डिफाइन करने का मैं तरीका लिख रहा हूं कि कोई भी खर्चा जो एनुअल बेसिस पर आपको मतलब इनकम जो एनुअल बेसिस पर जनरेट हो रही है, या वो आपके बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी के कारण से जनरेट हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। और सर ये जो लोन रेज्ड है ये कैसा एग्जांपल हुआ ये कैपिटल रेवेन्यू का? ये कैपिटल रिसीट। हाँ सर, मतलब उसका कैसे हुआ? मुझे बताओ लोन कितनी बार लोगे बिजनेस में? सर एक बार ही ले सकते हैं। नहीं, एक बार या 2 बार, मतलब ऐसा थोड़ी कि हर साल लोन ले लोगे। लोन लोगे तो आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब ये पैसा आया तो ये किस नेचर का पैसा है? ये नॉन फ्रिक्वेंट नेचर है, तो ये आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट। पैसा आया तो ये आपकी रिसीट्स तो बनी। अब रिसीट्स बनी तो सर रिसीट इसमें शेयर का एग्जांपल ले सकते हैं? किसका? शेयर्स का। शेयर्स का क्या चीज? जैसे कंपनी इशू करती है ना शेयर्स, हाँ, तो वो इसमें एग्जांपल आ सकते हैं लोन्स रेज में। शेयर्स इशू करना लोन नहीं होता है, डिवेंचर इशू करना लोन होता है। शेयर्स कब से लोन होने लग गए? शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो सर कैपिटल ये सब फिर लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में ही आते हैं लोन्स तो सारे। आपका पहला क्वेश्चन गलत था जो आपने पूछा। शेयर इशू करोगे तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लोन। आप हाँ सर, शेयर तो असेट होता है और डिबेंचर लायबिलिटी थी। हाँ सर। बोल रहे हो शेयर्स भी लाइबिलिटी ही है, शेयर कैपिटल भी, बट वो कैपिटल है, लाइबिलिटी में नहीं आती। बैलेंस शीट में कैपिटल अलग चीज है और लाइबिलिटी अलग चीज है, लेकिन जब आप डिवेंचर इशू करके पैसा लेते हो तो वो आपकी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। अब इसमें इसी तरह से 4 बातें और आएंगी। एक होता है प्रॉफिट या लॉस, इसमें भी अब 2 बनेंगे। प्रॉफिट 2 तरह के, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, और लॉस 2 तरह के, कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास बता दूंगा। अब पूछो पेपर में क्या प्रॉब्लम पूछ रहे थे आप?
मैंने आपको 4 बातें बता दी, कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो एक बार इनको आज पढ़ लेना, मैंने जो नोट्स भेजे हैं तो आपको जितना मैंने समझाया वो सब इसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा और आपको वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हाँ, पेपर में पूछो, क्या प्रॉब्लम पूछ रहे थे? बोलो। सर मेरे को ना बीआरएस के क्वेश्चन पूछने थे। कौन सा? सर मेरे को तो बीआरएस के तीनों ही नहीं आए। तीनों ही नहीं आए? चलो तो फिर अपन ऐसा करेंगे सर कल। सर हाँ जी मतलब सर बोलो। मेरा गलत आ गए तीनों ही, तीनों ही पता गलत नहीं हो गए, ठीक है। हाँ, और बोलो। कैसे। मैं कल ऐसा करूंगा, इन टॉपिक को आप एक बार पढ़ना आज, कैपिटल रेवेन्यू को, तो कल इसको समझा के रिमेनिंग टाइम में मैं पेपर्स के आपको देख लेना आपके कौन कौन से गलत हुए हैं, तो वो मैं कल सारे आपको बता दूंगा। और आज मैं सर आपके पास, हाँ जी बोलो। सर ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आया कि जैसे क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड विद बैंक स्टेटमेंट ऑफ द फर्म, है ना, और नीचे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो फिर किसके कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से बनना चाहिए ना फिर तो बीआरएस। समझा नहीं मैं आप क्या पूछना चाह रहे हो? तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या पूछा था। क्वेश्चन में बता रहे हो ना पेपर में। मैं एक बार देख लूंगा फिर आपको बता दूंगा पेपर का, तो मैं मुझे एक बार क्वेश्चन नंबर भेज देना। हाँ, बाकी मैं एक बार कल कर लूंगा डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। कल मेरा ये टॉपिक भी हो जाएगा तो मैं आपको आपका पेपर का डिस्कशन। अच्छा, आज मैं इवनिंग तक या तो आज या कल तक 50-60 क्वेश्चन का एक पेपर और बना के डाल रहा हूं इसका, जो मैंने आपको कहा था ना अकाउंटिंग बेसिक्स का। उसके लिए आपको मैं टाइम लिमिट ऐसे नहीं दूंगा, आपके पास वो ओपन रहेगा 1 दिन 2 दिन तक, जिस दिन भी आपको अभी टाइम मिले आप वो क्वेश्चन कर लेना। उसमें बेसिकली मैंने कैश बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं एक एक चैप्टर टॉपिक वाइज चलूंगा आपकी यूनिट वाइज। ठीक है, वैसे तो आपने कैश बुक और इनको पढ़ लिया, बट इन पर बेस्ड कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो वो मैंने अभी तो शायद 10-20 बनाए, तो आज बन जाएंगे, तो मैं वो डालूंगा, तो आपको क्या है बेसिक उससे सारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कैश बुक, पास, ये क्या होती है, उसमें बेसिकली आपके मैंने अकाउंटिंग बेसिक्स के क्वेश्चन डाले हैं। हाँ रिद्धि, मैं करवा रहा हूं ना, इसी में है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी। कैपिटल और रेवेन्यू के सर नीचे जाओगे तो नोट्स इसमें हैं उसके। हाँ जी बोलो। सर वो उसपे मतलब है ना कॉल आता है तो भी वो पूरा पेपर हट जाता है, फिर वापस करना पड़ता है। तो आप उसको कंप्यूटर पे लॉगिन कर दो ना, वो तो हो रहता है, क्योंकि अगर आप मोबाइल लॉगिन। से करोगे ना, और अगर आप मोबाइल से अगर आप करोगे तो मोबाइल से करने में तो ये रहता रहता है बेसिकली आपका, क्योंकि मोबाइल पे अगर आपका मोबाइल हुआ वैसे तो बंद ऑटोमेटिक हो जाता है क्या बंद? यस सर, पेपर पूरा सबमिट हो जाता है और फिर वापस उसको अटेम्प्ट करना पड़ता है। सर अगर आप गलती से दूसरी स्क्रीन पे चली गए ना, तो सर वो क्या है वार्निंग दे देगा एक बार, फिर उसके बाद में वो अपने आप ही सबमिट नहीं कर सर, देगा। वो तो वार्निंग और कॉल आता है तो वो वार्निंग नहीं देता, वो अपने आप सबमिट हो जाता है और फिर वापस अटेम्प्ट करना पड़ता है। वो तो खैर एक्चुअली में तो रहता है, क्योंकि अगर आप मोबाइल के थ्रू दे रहे हो ना, इसका शायद लैपटॉप ऑप्शन भी होता है। मैं एक बार आपको बता दूंगा पूछ के कि अगर आप लैपटॉप पर भी ऑन कर सकते हो पेपर को। सर लैपटॉप में तो फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। हाँ, ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा बिल्कुल, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लोगे ना तो लैपटॉप से दे सकते हो, फिर आप वहां पर ये बंद होने की, सबमिट होने की समस्या नहीं रहेगी आपकी। और सर स्क्रीन की स्क्रीन की मतलब लैपटॉप में कहां बार बार स्क्रीन चेंज करते हो आप? देखो गरिमा बोल रही है लैपटॉप पर हो जाता है। गरिमा आपने किया है क्या? यस सर। आप लैपटॉप से देते हो क्या?